नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव हुए और उसका जो रिजल्ट आया, उसमें हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली। जिस तरह के परिणाम आए हैं, उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी का डंका बजा। तो सही मायने में देखा जाए महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस जी, तो देवेंद्र धुरंधर निकले ऐसा ही बोलना पड़ेगा। तो आइए आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हम आमंत्रित किए करते हैं हमारे विशेष अतिथि देवेंद्र कुमार सर जो राजनीतिक विश्लेषक है। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद वर्षा जी। ये सर देवेंद्र सर जो है वो सही मायने में धुरंधर निकले सर कि अकेले के दम पर जो चुनाव उन्होंने निकाय चुनाव जो लड़े, तो कह सकते हैं कि अब बीजेपी एक बड़ा पक्ष निकलकर सामने आ रहा है उनके लीडरशिप में। देखिए, वैसे ऐसा है कि महाराष्ट्र चुनाव को अगर देखें तो विपक्ष जो था महाविकास अघाड़ी, अब वो पिछाड़ी हो चुका है। लोकसभा के जो इलेक्शन आए थे तो महाविकास अघाड़ी को ऐसा लग रहा था कि हम विधानसभा में तो यूं करके चुटकी बजा के जीत जाएंगे, परंतु जो इसका विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ और उसमें भाजपा ने जो दम दिखाया, वो जो शक्ति दिखाई है, तो उस शक्ति से महाविकास अघाड़ी में थोड़ी सी हड़बड़ाहट तो थी, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी कुछ अलग अलग बोल रही थी, फिर उद्धव ठाकरे में कुछ इस तरफ हो रहा था। कुछ ऐसा लग रहा था कि अब ये कांग्रेस के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। वैसे भी ये इंडी गठबंधन तो अब केवल कागज पर रह चुका है। और कोई भी इंडी गठबंधन में जितनी भी पार्टियां थी या कागज पे भी अभी जो हैं, उनमें से कोई भी पार्टी राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार करने से तैयार नहीं है। तो ये जो एक बात है ये थी। दूसरा ऐसा था कि विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो ये शरद पवार एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस सुपड़ा साफ हो गया। और अभी जो ये लोकल इलेक्शन हुए तो उसमें ऐसे कहें कि ये बिहार को दोहरा दिया गया। वहां पर 6 पर रुके थे कांग्रेस, यहां पर 11 पर आकर रुके। और स्वाभाविक रूप से देवा भाऊ, जिनको विधानसभा इलेक्शन से पहले इस प्रकार से उनको एड्रेस किया जाता था, संबोधित किया जाता था, तो देवा भाऊ सच में आपने जैसे कहा ना, वो बिल्कुल सच में महाराष्ट्र के धुरंधर है। उनकी लोकप्रियता, उनके नेतृत्व में जो स्ट्रेटेजी बनती है वो केवल बनती नहीं है, उसको जमीन पर उतारा जा रहा है। कहां पर किस वार्ड में कैसे इलेक्शन करना है, किस मुद्दों पर लड़ना है, इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ये चुनाव लड़ा गया। और स्वाभाविक रूप से इस चुनाव ने महाविकास अघाड़ी को पिछाड़ी कर दिया। अब वो अपनी जमीन महाराष्ट्र में कहां पर है ये ढूंढते नजर आ रहे। और एक बड़ी बात ये हुई है कि अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों के लिए अब कांग्रेस के साथ रहना या नहीं रहना ये सोचने का समय आ चुका है। और अंदरूनी तौर पर अगर कुछ लोगों की माने तो ऐसा चल रहा है कि अब ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर ये सोच रही हैं कि आगे जो आ रहा है बीएमसी के इलेक्शन है, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन के, तो ये जो है इसका तो बजट ही काफी, विश्व के कई ऐसे छोटे छोटे देश है, उस देशों से ज्यादा बजट तो बीएमसी का है। और बीएमसी में शिवसेना का काफी समय से एक दबदबा रहा है, परंतु इस बार ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटने के बाद, शरद पवार की एनसीपी टूटने के बाद और भाजपा के इतने शक्तिशाली बलवान होने के बाद बीएमसी का इलेक्शन आ। इस बार बीएमसी के इलेक्शन में जो भाजपा के पक्ष में सबसे बड़ी बात है वो है देवा भाऊ। देवेंद्र फडणवीस जो है
वो उनका नेतृत्व समस्त महाराष्ट्र में अब स्वीकृत हो चुका है। ये निकाय चुनावों ने ये दिखा दिया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नेता हैं, एकमेव नेता है। क्योंकि इस बार इस निकाय चुनावों में, ये लोकल स्थानिक चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 120 से ज्यादा सीटें वगैरह लेकर आए। काउंसिलर्स जो थे 2017 में करीब 1700-1600 काउंसिलर्स हुआ करते थे, अभी करीब करीब 3200 से ज्यादा काउंसिलर्स थे। मतलब ये 6-7-8 वर्षों में दुगना, करीब करीब दुगना जनाधार जो है वो बढ़ा है। जीत का जो मार्जिन है वो 2 गुना बढ़ा है। और ये अभी अगर हम देखें तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और स्थानिक देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व, इन दोनों ने ये कॉम्बिनेशन जो है, नमो और देवा भाऊ का जो कॉम्बिनेशन है, इसने महाराष्ट्र में एक सुनामी सा लाया है। यस। और मैं ये मानता हूं कि अब की बार बीएमसी का इलेक्शन स्वाभाविक रूप से अभी जो दिख रहा है वो यही है कि ये भाजपा अपने दम पर अकेले जीत कर आएगी, बहुमत लेकर आएगी। यस सर, अभी जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ देवेंद्र फडणवीस जी, वो एक शांत पानी जो होता है ना, गहरा हो जाता है, वो इस तरह से काम करते हैं। ऐसा लगता है चुपचाप अपना काम करते रहेंगे लेकिन रिजल्ट जरूर आता है, किसी को कानों कान खबर भी नहीं पहुंचती है। देवेंद्र फडणवीस की अगर हम बात करें ना तो ये उनकी कार्य पद्धति ही ऐसी है। वो जो कार्य करते हैं उसमें उनका जो आप उनकी पद्धति देखेंगे तो वो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर वार्ड स्तर पर, मैं बैठक की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, वो बूथ स्तर और वार्ड स्तर के मुद्दों को चुनते हैं। कहां पर किस प्रकार का मुद्दा है, किस प्रकार से हमारा जनाधार बढ़ सकता है, और कोई व्यक्ति, कोई मतदाता ग्रुप हमसे रूठा हुआ है, वो क्या मुद्दा है, वो सारे मुद्दे वो एकत्रित करते हैं। फिर यस। उन मुद्दों को कैसे एड्रेस करना है, कैसे उनका निपटारा करना है, जिससे सरकार को भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और जो समस्या है, जो मुद्दा है, उसका भी निपटारा हो। और वो ये इतनी चतुराई से करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का जो जनाधार है वो इस प्रकार से बढ़कर वापस आता है कि देखने को पता चलता है कि अचानक से ही एकदम से क्या हो गया। यस। ऐसा लगता है कि ये अचानक से ही सूरज उग गया, बाहर निकल आया। लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे कुछ तो कर नहीं रहे हैं, अभी तो बैठे हैं, चलिए अभी देखते हैं कि हम सोचेंगे, करेंगे। लेकिन तब तक तो देवेंद्र फडणवीस बूथ स्तर पर जाकर अपनी पद्धतियों को उतार चुके होते हैं। व्यूह रचना जो बनाते हैं वो व्यूह रचना बूथ स्तर पर पहुंच चुकी है, और उसके बाद जो होता है उनकी पूरी एक टीम जो है उस व्यूह रचना को किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है, अमल में लाना है, उसकी छोटी छोटी बातों को मॉनिटर करती, और यस। उसका सीधा रिपोर्टिंग जो है वो पार्टी का एक कमान बनता है, उस कमान से उसको रिपोर्ट किया जाता है, उसको एड्रेस किया जाता है। और प्रत्येक चीजों को देवेंद्र फडणवीस ध्यान देते हैं कि ये बात जो है उसको, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा का कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस को मिल सकता है। जो कांग्रेस में आपको पता है कि अगर राहुल गांधी को मिलना है तो वो चक्रव्यूह भेदना पड़ता है एक बहुत बड़ा। उद्धव ठाकरे जी को भी अगर मिलना होता है तो एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह। ठीक ऐसा ही शरद पवार जी से। तो ये जो बातें हैं, तो अगर आप ऐसे शीर्ष नेतृत्व को सरलता से मिल लेते हैं तो कार्यकर्ता का जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, वो आसमान को छूने लगता है। और जो वो आत्मविश्वास है वो परिणाम लाता है, जो परिणाम हमने ये चुनाव में देखा है। राइट सर। सर, और एक बात है सर कि जब शिवसेना का दबदबा होता था, बाला साहेब ठाकरे जब थे, उसका फायदा उठाते हुए उनके चिरंजीव आगे आए। लेकिन सर अभी क्या ऐसा लग रहा है कि जो हमारे हिंदू वोटर्स है वो
उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उनसे भी कटते जा रहे हैं और साथ-साथ कांग्रेस के साथ भी अब हिंदू वोटर खड़े नहीं हो पा रहे। देखिए, ऐसा है कि भारत में जो हिंदू जागरण हो रहा है, हुँ, ये करीब-करीब पिछले 1000 वर्षों का इतिहास आप ले लीजिए, तो ये सार्वजनिक रूप से और सार्वत्रिक रूप से जो हिंदू जागरण हो रहा है, उसी का ये परिणाम है कि हिंदू अपने हित को देखता है। हाँ, वो अब ये सोच रहा है कि किस पार्टी को सत्ता में लाना है, जिससे कि हिंदू हित को ध्यान में रखकर सत्ता चलेगी। हिंदू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे मैं अभी बताऊं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने कहा था कि भारत सेक्युलर राष्ट्र अगर हैं, क्योंकि हिंदू बहुमत में और के मोहम्मद, में ये करीब करीब आप ही के पॉडकास्ट में ये तीसरी चौथी बार कह रहा हूं कि के मोहम्मद जो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड रह चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि भारत सेक्युलर है क्योंकि भारत ही बहुल है। और ये इसी वजह से, और दूसरी बात ये है कि ये जो हिंदू जागरण हो रहा है, आज देखिए कल पूरे भारत में हिंदुओं ने दीपू चंद्र दास की जो निर्मम हत्या हुई बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही है उनकी, उसके विरोध में पूरे भारत में प्रदर्शन हुआ। ये दिखाता है कि हिंदू अब देखिए, भारत के पड़ोस में भी अगर हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है तो भारत का हिंदू उसके साथ अपने आप को जोड़ता है। तो आप सोचिए कि पूरे विश्व में कहीं पर भी हिंदू के साथ किसी भी प्रकार की प्रताड़ना होती है तो भारत का हिंदू अपने आप को उसके साथ जोड़ लेता है, जो पहले नहीं होता। हुँ, आज तो अब सीधी सी बात है, अगर पड़ोस में और विश्व में हिंदू को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो भारत का हिंदू आगे बढ़ता है। तो भारत में अगर कुछ होता है तो स्वाभाविक रूप से हिंदू एकजुट होगा ही। और ये हिंदू जागरण है। आप देखिए, 500 वर्ष हिंदुओं ने अपने आराध्य की जन्मभूमि को वापस लेने के लिए युद्ध किया, संघर्ष किया। ये संघर्ष जो था वो छोटे-छोटे ग्रुपों में होता रहा। समग्र भारत का हिंदू जब जागृत हुआ और जब ये चेतना उठी, भगवान श्री राम के आशीर्वाद इस हिंदू पर उठे और इस हिंदू के सर पर आए, और भगवान श्री राम का जन्म मंदिर, जन्मस्थान आज जहां पर रामलला विराजमान है। अनेक पूरे भारत के हिंदुओं ने यह कहा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज वहां पर रामलला विराजमान। तो ये जो हिंदू जागरण है, वो अपने हितों के प्रति अब जागृत हुआ है। वो जानता यस, है कि किसके हाथ में सत्ता देने से उसके हित जो हैं वो सुरक्षित हैं। तुष्टीकरण के नाम पर हिंदू को जिस प्रकार से दबाया गया, उसके हितों के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हुआ, वो अब हिंदू जाग चुका है, वो हिंदू जान चुका है। और वो हिंदू अब उस स्यूडो सेक्युलरिस्टों को और लिबरल्स को अपने हित देना नहीं चाहता। ये महाराष्ट्र चुनाव का सीधा सीधा संदेश है। यस, यस। सर इतना सीधा क्लियर संदेश जनता दे रही है, इसके बावजूद जो लोग खुद को हिंदुत्ववादी बताते थे, जो लोग हमेशा हिंदू हित की बात करते थे, जैसे कि उद्धव ठाकरे, वो किस तरह से अब अपीजमेंट कर रहे हैं उन्हीं लोगों की जिनका सख्त विरोध बाला साहेब ठाकरे करते थे। आप सोचिए, ये उद्धव ठाकरे वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि अगर बाबरी ढांचे को गिराने वाले मेरे शिव सैनिक हैं तो इसका मुझे गर्व है, इसका मुझे हम्म, गौरव है। ये उद्धव ठाकरे शिव सैनिक जो है वो अपने आप को ठगा हुआ अब महसूस कर रहे हैं। महाराष्ट्र यस, का हिंदू अब ये सोच रहा है कि उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे में जो अंतर है वो अब साफ हो गया है। बाला साहब ठाकरे हिंदू हित की बात करते हैं,
उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी का दामन थामकर हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है, ऐसी भावना पूरे महाराष्ट्र के हिंदुओं में। और ये इसी का परिणाम और इसी का ही एक दर्शन उद्धव ठाकरे को ये लोकल निकाय, ये स्थानिक निकाय चुनावों में हिंदुओं ने दिखाया है। अब उद्धव ठाकरे के लिए जागृत होने का समय आ गया, क्योंकि वो जनाधार खो चुके हैं। खोते 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 वो ये 8-9 वर्षों में उनका जो जनाधार था, वो जमीन थी, वो पैरों के नीचे से खिसक चुकी। उनको ये अब समझना पड़ेगा कि अगर हिंदू हित की बात नहीं करेंगे तो हिंदू सत्ता में नहीं बिठाएगा। यस। और एक बात मैं बताऊं, राहुल गांधी और यही इंडी गठबंधन के लोग लोकसभा चुनावों के बाद और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एक राग आलाप रहे थे कि चुनाव वो अभी नया नया तो लेकर आए थे, वोट चोरी हो रही है, ईवीएम हैक किए जा रहे हैं, ईवीएम में समस्या खड़ी करके भाजपा वहां से वोट चोरी कर रही है। ये चुनाव जो हुए थे ये बैलेट पेपर से हुए। तो बैलेट पेपर मतलब महाराष्ट्र के मतदाताओं ने पूरे देश को भी एक संदेश दिया है कि ये जो आपको भ्रमित करने की कोशिश करने वाले लोग हैं, उनसे अब सावध हो जाइए, सावचेत हो जाइए। ये केवल और केवल भारत को पूरे विश्व में नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने जर्मनी में जाकर यही कहा। वो भारत के लोकतंत्र पर प्रत्येक समय जब भी वो विदेश में जाते हैं, भारत को नीचा दिखाने का एक ना एक प्रयास तो करते ही करते हैं। आज भी किया है, और जो प्रयास उन्होंने वो सोच के गए होंगे, उनके प्रयास को 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के मतदाताओं ने उत्तर दे दिया है कि चाहे ईवीएम हो, चाहे बैलेट पेपर हो, हम हिंदू और भारत के मतदाता भाजपा के साथ हैं। हिंदू हित की जो बात करते हैं उनके साथ, जो भारत प्रथम की बात करेंगे, जो राष्ट्र के विकास की बात करेंगे, विकसित भारत की बात करेंगे और भारत के सांस्कृतिक विरासत की बात करेंगे, भारत की संस्कृति को बचाने की बात करेंगे, हम उनके साथ। यस, राइट। तो सर अभी तो कांग्रेस का नामो निशान नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। अभी जो निकाय चुनाव जो हुए उसमें भी, इसके बावजूद भी सर ये लोग नहीं समझ रहे अभी भी कि इनकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जैसे आपने अभी बताया कि राहुल गांधी जर्मनी जाकर कुछ बोले हैं, मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है सर वो, लेकिन सर ये एक बात तो तय है, अभी एक नया कुछ लेकर आएंगे भारत में, टूल किट वहां से, और उस पर वो झुंझुना बजाएंगे पूरे भारत में फिर से। पूरे भारत। वैसे मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस और बाकी के विपक्षों को अब ये सोचना पड़ेगा कि उनकी जो रणनीति है, कहां पर वो चूक रहे और कहां पर भाजपा उनसे आगे जा रही। yes, पहली बात मैं आपको कुछ चीजें बताऊं। प्रथम ये है, भाजपा के नेता और उनके कार्यकर्ता सीधे मतदाताओं से जुड़े, बाकी की पार्टियों में ऐसा नहीं। भाजपा का संगठन सीधा बूथ स्तर से आगे निकलकर अब पन्नों में पहुंच चुका है। आप मतदाता सूची के एक पन्ने में, गुजरात में तो देखिए समितियां बनी हुई है, पन्ना समिति बनती है, 8-10 घर के लोग उस पन्ना समिति में रहते हैं और उनके भी पद दिए जाते हैं। अब सोचिए वो कितना छोटा संगठन बना रहे हैं, और वही संगठन बनते बनते राष्ट्रीय स्तर पर जाते। तो इनको ये सोचना पड़ेगा कि इनका जनाधार जो है वो कार्यकर्ता की कार्यशैली की वजह से, इनकी रणनीति है उसमें मतदाताओं से जुड़ना है, वो मतदाताओं के मुद्दे उठाते हैं, और बाकी का विपक्ष जो है वो अपना मुद्दा लेकर मतदाताओं के पास जाता है। जो बेसिक डिफरेंस है, जो बुनियादी जो फर्क जो है वो ये है कि विपक्ष जो है वो मुद्दे खुद गढ़ता है और लेकर मतदाता के पास जाता है। भाजपा की जो रणनीति वो ये है कि वो मतदाताओं के मुद्दे लेता है
और वही मुद्दे उनके नेता, उनके कार्यकर्ता उठाते हैं। तो हाँ। मतदाता को लगता है कि ये हमारे, जो हमारे मुद्दों की बात करते हैं, और ये वो हैं जो उनके मुद्दे लेकर आते हैं और हमको ये थमाना चाहते हैं कि आप हमारा मुद्दा उठाइए। तो स्वाभाविक है, भारत का मतदाता पढ़ा लिखा है, समझदार है, समझता है कि कौन अपने उसके मुद्दे उठाता है और कौन अपने मुद्दे लेकर आ जाता है। राइट। तो ये यस सर। भारत की ये विपक्षी पार्टियों को सोचना पड़ेगा, उनके संगठन को अब जमीन स्तर पर उतारना पड़ेगा। नेता की जो फौज बनाकर बैठे हैं, वो नेताओं की फौज जमीन से जुड़ी नहीं है, कार्यकर्ताओं की फौज बनानी पड़ेगी। वैसे आज तो उनके साथ कोई जुड़ना भी नहीं चाहता, कार्यकर्ता कैसे बनेगा? ये भी एक राइट। प्रश्न है। यस। तो सर हम अंत में सर यही कहेंगे कि जो कुछ भी चुनाव अभी हुए हैं, निकाय चुनाव, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सच है सर कि हिंदू जागरण हो चुका है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। और जो लोग हिंदू जागरण को मानते ही नहीं है, ऐसे लोगों को अब हार किस तरह से जनता चखाती है ये भी हमने देखा। तो अभी जो बीएमसी के चुनाव होंगे उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये आखिरी हम बोल सकते किल होगी इनके ऊपर, चाहे वो शरद पवार जी की पार्टी क्यों ना हो, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी क्यों ना हो। तो ये हम अंत में सर कंक्लूजन में यही कहेंगे कि जो हिंदू हित की बात करेगा और उनके लिए काम करेगा उनको जनता स्वीकार रही है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े और साथ साथ देवेंद्र सर जी है उनको तो बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि वो हमेशा कहते हैं कि मैं वापस लौटूंगा, मैं पुनः येईल तो हमेशा अभी वो दिखता है कि वो आ जाते हैं। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को कहेंगे हमारा आज का वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। वर्षा जी, आपका भी धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस।